अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें ये है कि वो है वेयर डिड द वर्कर कम फ्रॉम। तो इंडिया में जो है वो कहाँ से मतलब वर्कर आए। जैसे जैसे इंडिया में फैक्ट्री का मतलब एक्सपेंशन हुआ तो वर्कर का डिमांड भी इंक्रीज करने लगा। 1901 में इंडिया में जो है 5,84,000 जो है वर्कर जो है इंडियन फैक्ट्री में काम करते थे। अब वही जो है 1946 में 24 लाख तक हो गए। तो इतने ज़्यादा जो है वर्कर कहाँ से आए फैक्ट्री में। जिस तरह से हम लोग यूरोप में पढ़े कि मतलब जो पीजेंट थे, जो आर्टिज़न थे, जब गांव में कोई उनको काम नहीं रह गया तो वो शहरों की तरफ रुख करने लगे इन द सर्च ऑफ वर्क। In the over 50% worker in the Bombay cotton industry in 1911 come from the neighboring district of Ratnagiri, while the mills of Kanpur got most of their textile hands from the villages within the district of Kanpur। यानी कि जितने भी मतलब वर्कर थे वो शहरों के आसपास के गांव से आके आए थे। सभी जो है वर्कर जो है वो गांव से शहरों के बीच में मतलब आने लगे और वापस जो है वो मतलब गांव चले जाते थे जब भी हार्वेस्टिंग या कोई फेस्टिवल का सीज़न आता था। तो इस तरह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ते गया इंडिया में और वर्कर जो है वो बहुत दूर दूर तक मतलब सफ़र करने लगे इन द सर्च ऑफ वर्क। बहुत सारे जो स्टेट के जो थे वर्कर वो जो है बॉम्बे और कोलकाता में, बॉम्बे टेक्स्ट मिल और कोलकाता जूट मिल में आने लगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया के मतलब लेबर लोग जो है वहाँ पे जाके काम करने लगे। और जब बहुत जगह से लार्ज नंबर ऑफ वर्कर वहाँ पे मतलब आने लगे तो वहाँ पे जॉब जो पाना था वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। मिल्स की संख्या तो बढ़ी बट इसके साथ साथ जब मिल की संख्या बढ़ी तब उसके साथ वर्कर का डिमांड भी बढ़ गया। बट जो वर्कर लेबरर थे वो बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो एंट्री इनटू, जैसा कि हम यूरोप में भी पढ़े थे कि वहाँ पे भी जॉब फाइंड करना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हीं लोगों को जॉब मिलता था जिसका कोई ना कोई मतलब रिश्तेदार या फ्रेंड्स रहते थे। उसी तरह इंडिया में भी जो है इन मिलों में जो है मतलब रिस्ट्रिक्ट हो गया था, घुसने मना हो गया था। उन्हीं को जॉब मिलता था जो मतलब किसी जो वर्कर है उसके दोस्त या रिश्तेदार है। इस तरह से क्या हो गया कि मतलब वर्कर जो है जो जॉब करने जो वर्कर जो किसी फैक्ट्री में जॉब करते थे उनको पावर मिल उनके वो एकदम पावरफुल बन गए, उनके पास अथॉरिटी मिल गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि वो लोग जो है अब अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को जॉब लगवाने के लिए या किसी रैंडम पर्सन को जॉब लगवाने के लिए मतलब ब्राइब घूस लेने लगे कि तुम हमको मनी दो, गिफ्ट दो, तब जाके हम तुम्हारा जो है फैक्ट्री में काम लगाएंगे। इस तरह से अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ इंडिया में और वर्ल्ड में। बेसिकली इस पार्ट में हम इंडिया के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जो यूरोपियन जो फैक्ट्री थे वो इंडिया में जो है प्रोडक्शन को डोमिनेट करते थे। सारा कंट्रोल जो था इन्हीं के अंडर में रहता था। इंडिया में वो लोग टी और कॉफ़ी का मतलब इस्टेब्लिश किया। फिर वो क्या किया कि कॉलोनी मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसकी मदद से वो लोग जो है जो वहाँ के मर्चेंट थे, यूरोपियन मर्चेंट थे, वो लोग यहाँ पे सस्ते दामों पे चीप रेट पे जो है लैंड खरीदे। फिर यहाँ पे इन माइनिंग में इन्वेस्ट किए इंडिगो लगाने के लिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि नील आंदोलन जो हुआ था बिहार में
1920 मतलब सत्याग्रह आंदोलन जो है फर्स्ट जो है इसी महात्मा गांधी चंपारण से स्टार्ट किए थे। वही नील किसान जो है वो मतलब विद्रोह किए थे नील आंदोलन के खिलाफ कि अब हम लोग नील नहीं उगाएंगे। जितने भी ये सब जो इंडिया में मतलब प्रोड्यूस होते थे इसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, मतलब बिजनेस पर्पस से, ना कि इसको सेल किया जाए इंडिया में। उसके बाद जब इंडियन बिजनेसमैन जो है इंडिया में अपना अपना इंडस्ट्री बैठाने लगे तो वे जो है फिर भी वे लोग जो है मैनचेस्टर गुड को कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे इंडियन मार्केट में, क्योंकि उस टाइम जो है इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो भी मतलब मर्चेंट थे वो सिर्फ यार्न को ही प्रोड्यूस करते थे। वो जो है फिनिश प्रोडक्ट मतलब क्लोथ का प्रोडक्शन नहीं करते थे, क्योंकि जो ब्रिटेन से आता था, मैनचेस्टर से जो आता था वो क्लोथ आता था, यार्न नहीं आता था। एक तरह से यार्न जो है रॉ मटेरियल सूत होता है, उसी को यार्न बोला जाता है। जैसे कि खादी का सूत काटने का जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसी को लेके हुआ था। तो जो यार्न इंडिया में प्रोड्यूस होता था वो क्या करते थे, जो इंडियन थे वो हैंडलूम वीवर को इंडिया में जो थे वो उनको देते थे और या तो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में जो प्रोडक्शन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पैटर्न चेंज हुआ, इसके कारण जो है मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा मतलब मार्केट पे। स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम स्टार्ट हो गया, तो जो नेशनलिस्ट लोग थे वो जो है मतलब जो मैनचेस्टर से गुड्स आता था फॉरेन प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने लगे, और जो लोकल जो ये थे उनको मतलब मर्चेंट को प्रोत्साहन देने लगे और प्रेशराइजिंग मतलब प्रेशर डालने लगे गवर्नमेंट को कि इंक्रीज करे, और टैरिफ जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर इंक्रीज करे टैरिफ टैक्स, और जो इंडियन मतलब मर्चेंट है उनको कंसेशन दे। 1906 तक क्या होता था, इंडियन यार्न जो है चाइना में एक्सपोर्ट होता था। उसके बाद जो चाइनीज़ जो मार्केट है वो पूरा अब क्या हो गया, चाइना और जापान के मिलों से भर गया। अब जो है जो इंडियन जो मर्चेंट थे उन लोगों को अब अपना बिजनेस चेंज करना पड़ा यार्न से कॉटन की तरफ, क्लोथ प्रोडक्शन की तरफ। अब जो है सिर्फ यार्न ही नहीं मतलब थ्रेड ही नहीं, अब जो है वो लोग क्लोथ भी बनाने लगे। 1900 और 1912 के बीच में जो है कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में डबल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1912 के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उसके तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो हो गया। जितने भी मतलब मिल वगैरह जो भी थे और जितने भी कंट्री थे वो मतलब बेसिकली वार से रिलेटेड जो भी फैक्ट्री वगैरह था उसमें मतलब इन्वॉल्व हो गया। मतलब जो भी चीज़ था वो फैक्ट्री वगैरह वो मतलब गन्स ये सब बैरल ये सब जो भी वॉर में यूज होता है वही सब का ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा, और ये कॉटन टेक्सटाइल वगैरह पर ये इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देने लगे। जो भी एसेंशियल आइटम्स था उन्हीं का प्रोडक्शन करने लगे। और इसी बीच जो है क्या हो गया कि मैनचेस्टर से जो इंपोर्ट होता था इंडिया में वो बंद हो गया वॉर के कारण। तो इस कारण जो इंडियन मिल्स जो है उनको बहुत ज़्यादा होम मार्केट में ही सप्लाई करने का मौका मिल गया। एज द वार प्रोलॉन्ग, जो वार जो था वो बहुत लंबा चला तो इंडियन फैक्ट्री जो है इनको भी बोला गया कि वार का जो भी नीड है उसको पूरा कीजिए। जूट बैग्स, क्लोथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट, लेदर बूट, हॉर्स, मूल सैडल्स, होस्ट ऑफ अदर आइटम, ये सब बोला गया कि इंडियन फैक्ट्री को भी कि आप लोग भी
जो है ब्रिटेन को सप्लाई कीजिए। इस तरह से कुछ नई फैक्ट्रियाँ भी इस्टेब्लिश की और जो पुरानी थी वो भी मल्टीपल शिफ्ट में चलने लगे और बहुत सारे नए वर्कर को रोज़गार मिला और सभी लोग जो हैं वो बहुत देरों तक काम करने लगे। इस तरह से क्या हुआ, वॉर तो चलते रहा बहुत दिनों तक और इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोग का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया। जब वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद जो है इंडियन जो मार्केट था, इंडियन फैक्ट्री थे वो इंडिया में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गए और मैनचेस्टर जो है वो अपना फिर से इंडियन मार्केट में पोजीशन नहीं पा पाया और ना ही वो यूएस को कंपटीशन दे पाया, जर्मनी को और जापान को, और जो ब्रिटेन का इकोनॉमी था वो भी डाउन हो गया। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स, एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। विदिन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturer and capturing the home market। जितने भी कॉलोनीज थे पूरे वर्ल्ड में जो ब्रिटिश रूल के थे वो अपना जो है फिर से अपना मतलब होम मार्केट में अपना पोजीशन पा गए और वो लोग ग्रोथ कर गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंट, मतलब उसके बाद जैसे वॉर चलता रहा और इस तरह जो भी फैक्ट्री वगैरह थे वो जो है वो बढ़ने लगे और लार्ज इंडस्ट्री जो है वो जो है मतलब बढ़ने लगा। मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन वेयर लोकेटेड इन बंगाल। वॉर से पहले क्या था कि जितने भी मतलब फैक्ट्री और इंडस्ट्री वगैरह थे वो सिर्फ बंगाल और बॉम्बे में थे और पूरे इंडिया में जो थे वो वहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ रहती थी। और उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद क्या हुआ कि मतलब बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ थे वहाँ पे तो बहुत कम ही वर्कर मतलब जॉब करते थे और वर्कर बहुत ज़्यादा थे, लेबर बहुत ज़्यादा थे। तो अब क्या हुआ, छोटे छोटे जो है फैक्ट्रियाँ भी अब खुलने लगी पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में, पूरे खुलने लगी। और फिर उसके बाद क्या हो गया, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन होने लगा, छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा क्योंकि अब जो है धीरे धीरे मशीन भी जो है वो चीप रेट में मिलने लगी। तो उस इन द 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टीडली, ऑलमोस्ट ट्रेबलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940। 1900 से और 1940 के बीच में जो कॉटन इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ किया। क्या हुआ, क्योंकि इसके पीछे टेक्नोलॉजिकल चेंज था। अब लोग जो है टेक्नोलॉजी का भी यूज करने लगे। बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट पीपल थे वो नए टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना जो है प्रोडक्शन बहुत से बहुत ज़्यादा करने लगे। और जो दूसरा जो था वो क्या था कि अब जो है जो वीवर जो थे वो पुराना जो ट्रेडिशनल लूम था उसकी जगह अब वो लोग फ्लाई शटल मैकेनिकल डिवाइस जो होता है उसका यूज करने लगे। अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक ही दिन में प्रोडक्शन करने लगे। जिस मतलब त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, यहाँ पे जो है 70 to 80% लोग जो है वो अपने मतलब हैंडलूम्स में फ्लाई शटल को ये कर दिए थे, फिट कर दिए थे। और छोटे छोटे जो इनोवेशन थे वो जो है वीवर को, उन लोगों का जो प्रोडक्टिविटी था उसको इम्प्रूव कर रहे थे। और ये जो है जो मिल सेक्टर जो भी था उसको कंपटीशन देने लगे। अब मतलब घरों पे भी वही क्वालिटी का मतलब बनने लगा जो मतलब बड़े बड़े मिलों में बनने लगा था। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो है इंडियन मार्केट में इंडियन फैक्ट्री को ही अच्छा खासा ये मिलने लगा, कंपटीशन मिलने लगा। इसमें जो है क्या होता था कि जो कुछ जो वीवर्स थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे कोर्स वैरायटी का क्लॉथ और कुछ जो है बहुत ही फाइनर वैरायटी का कॉटन जो है प्रोड्यूस करने लगे थे।
तो जो कोर्स वाला रहता था वो बहुत सस्ता रहता था, और वो जो है जो पुअर पीपल थे वो खरीदते थे, जिसका डिमांड जो है फ्लक्चुएट करता था, क्योंकि अगर मतलब कोई ईयर जो है बैड हार्वेस्ट या फिर भूखमरी फेमिन आ गया या कोई भी मतलब नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो पुअर के पास तो पैसा रहता नहीं था कि वो खरीदे। इस कारण जो है वो जो कोर्सर वेराइटी का था उसका जो है मतलब डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट करता था। लेकिन जो फाइनर वेराइटी का था उसका जो है मतलब स्टेबल रहता था, क्योंकि अमीर आदमी पर कोई भी मतलब नेचुरल उनके पास तो पैसा रहता ही था, चाहे कुछ भी हो, फेमिन आए या फिर कुछ भी आए, उनके लाइफ स्टाइल पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन पुअर पीपल पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था। जैसे कि बनारसी और बालूचारी साड़ी का जो है वो इफ़ेक्ट कभी नहीं पड़ता था, कुछ भी मतलब सुखाड़ बाढ़ या कुछ भी आ जाए तो उससे उन पे नहीं इफ़ेक्ट पड़ता था, क्योंकि ये जो है सिर्फ मतलब उच्च रिच पीपल ही खरीदते थे। और जो भी मिल्स कुड नॉट imitate specialized weaves. Sari with woven border or the famous lungi handkerchief of Madras could not easily displaced by the mill production. जो पुराने जो मतलब हैंडीक्राफ्ट के द्वारा जो मतलब बनाया जाता था स्पेशलाइज साड़ी वोवेन बॉर्डर का फेमस जो लुंगी होते थे, जो मतलब वहाँ के जो लोकल बनाते थे उसको जो है जो हैंडीक्राफ्ट के थ्रू जो बनाया जाता है उसको जो है मिल प्रोडक्शन जो है नहीं। बनारसी साड़ी आज भी है फेमस है, खादी लेलिन हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको जो है मशीन वाला जो है प्रोडक्शन नहीं डिस्प्लेस कर पाया। तो वीवर एंड द अदर पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन थ्रू आउट द 20th सेंचुरी डिड नॉट नेसेसरली पोस्पोरस। मतलब 20th सेंचुरी तक जो वीवर जो मिल फैक्ट्री में मतलब अपना जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो ज़रूरी नहीं था कि वो अमीर ही हो गए। कुछ थे जो मतलब अमीर हो पाए। वो अभी भी बहुत सारे लोगों का जो है वो ज़िंदगी जो है वो गरीबी में ही चल रहा था। वो लोग बहुत मतलब काम करते थे, फिर भी मतलब हार्डली वो अपना ये कर पाते थे, मतलब अर्न कर पाते थे पैसा। जो पुअर वीवर थे उन लोग का पूरा फैमिली जो है प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता था, और इस तरह से लाइफ जो है वो लेबर का मतलब लेबर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और जो भी है मार्केट, अब नेक्स्ट जो है मार्केट फॉर गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट बनता था उसका मार्केट के लिए क्या क्या मतलब कंपटीशन रहता था, तो क्या क्या उस टाइम पे मतलब उपाय किए जाते थे। तो ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर थे वो लोग चाहते थे कि इंडियन मार्केट पे अपना कब्जा जमाए। तो वो चाहते थे कि उनका सामान जो है वो ज़्यादा बिके एज़ कम्पेयर टू लोकल मतलब मैन्युफैक्चरर। वो जो है क्या किए थे कि इंडियन वीवर क्राफ्ट्समैन जितने भी थे उन पे जो है मतलब ब्रिटिश रूल के द्वारा कंट्रोल करते थे। उन पे टैरिफ टैक्स बढ़ा दिए थे, और अपना जो है वो खुद के लिए एक स्पेशल मतलब रूल लगा देते थे, और अपना मार्केट जो है एक्सटेंड करने का हमेशा मतलब प्रयास करते थे। जब भी वे मतलब नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो उसके लिए वो लोगों को इसके प्रति आकर्षित करते थे, ताकि मतलब वो लोग प्रोडक्ट को खरीदे। इसके लिए वो लोग क्या किए कि एडवर्टाइजमेंट करने लगे, जैसे आज के दौर में होता है। आज जो भी कोई भी चीज़ होता है टीवी पे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वही चीज़ हम लोग खरीदने लगते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है वुडवार्ड ग्रिप वाटर, मतलब ये बच्चों के लिए जो है वो दवा होता था। तो इसमें जो है वो
मतलब इंडियन गॉड जो है लॉर्ड कृष्णा का फिगर लगा देते थे, ताकि जो इंडियन जो मतलब बायर है उनको लगे कि नहीं ये विदेशी कंपनी नहीं है, ये तो अपना मतलब इंडियन सेंटीमेंट के मतलब सेंटीमेंट में आके जो है ब्रिटिश का ही खरीदने लगते थे। वो लोग चाहते थे कि वो दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। तो वो मतलब ये लोगों के दिमाग को जो है एक नए ये में, जैसे पहले हम रिफाइंड ऑयल नहीं खाते थे फिर भी ठीक रहते थे, अब जो है हम प्यूरीफायर वाटर खरीद पीने लगे। अब जो भी ये सब हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं था, लेकिन आज क्या हो गया, क्या हम मतलब एडवर्टाइजमेंट देख देख के ये सब प्रोडक्ट को हम यूज करने लगे। उसी तरह उस टाइम में भी ये क्या करने लगे कि कुछ भी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो उसको कैसे लोग खरीदे, उसके लिए वो इतना ज़्यादा मतलब एडवर्टाइजमेंट कर देते थे कि जो उन आदमी लोग को लगता था एडवर्टाइज मतलब कि ये जो है सामान जो है नेसेसरी है, डिज़ायरेबल है। इसके लिए वो क्या करते हैं, अभी भी हम लोग ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे मतलब एडवर्टाइजमेंट जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। उस टाइम में भी जो है न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल, टेलीविज़न स्क्रीन सब जगह जो है मतलब ये एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रोडक्ट का दिखने लगता था। जब और एडवर्टाइजमेंट का शुरुआत तब से हुआ है जब इंडस्ट्रियल एज का मतलब शुरुआत हुआ है। और एडवर्टाइजमेंट जो है किसी भी प्रोडक्ट का उस टाइम में भी और अभी में भी जो है वो मतलब बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये जो है एक न्यू कंज्यूमर कल्चर को डेवलप करता है। जब मैनचेस्टर का जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, जब इंडिया में क्लॉथ बेचने लगा तो वो लोग जो है उस पर एक लेबल लगाने लगा, मेड इन मैनचेस्टर का, बोल्ड लेटर में, जिसके द्वारा लोग जो है मतलब कॉन्फिडेंट और अपने आप को हाँ कि हम विदेश का मतलब होता नहीं कि हाँ हम विदेश का कपड़ा पहन रहे हैं, उस टाइप का एक प्राउड फील कराने के लिए वो लोग एक लोगो लेबल चिपका देते थे। तो इस तरह से जो है लोग जो है मतलब इसके प्रति मतलब आकर्षित होने लगे। वो लेबल जो था वो एक तरह से मार्क ऑफ क्वालिटी को भी डिनोट करता रहता था। यहाँ पे उसी तरह ये देखिए कि यहाँ पे जो है लॉर्ड विष्णु को दिखाया गया है, ये राजा को दिखाया गया है, महाराजा रंजीत सिंह को मतलब दिखाया गया है मैनचेस्टर लेवल पे। इसी तरह इंडियन जितना भी जो नया प्रोडक्ट रहता था इंडियन सेंटीमेंट के साथ, क्योंकि इंडियन लोग जो है इंडिया गॉडेसेस को ज़्यादा मानता था। उस टाइम जो है कि लेवल पे जो है सिर्फ वर्ड और टेक्स्ट ही नहीं, उसके साथ इमेज भी बनाया जाता था बहुत मतलब ब्यूटीफुली। बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सनलाइट शॉप, इसमें जो है जो है लॉर्ड कृष्णा और सरस्वती जो है वो है। अब उसी तरह जो है 19 मतलब इसी तरह सारे जो है ऐसा लगता था जैसे कि ये फॉरेन लैंड के नहीं हैं, मतलब ये जो है इंडियन पीपल के ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं जो ये सामान बेच रहे हैं। उसी तरह लेट 19 सेंचुरी में क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर जो है वो अब कैलेंडर प्रिंट करने लगे अपना पॉपुलराइज करने के लिए प्रोडक्ट को। और इस तरह से क्या हुआ कि अब जो है क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन जो था वो और मतलब बहुत लोगों के द्वारा नहीं पढ़ा जाता था, तो जनरली क्या होता था कैलेंडर जो है वो किसी टी शॉप पे या किसी गरीब के घर में लगा रहता था, तो लोग उसको पिक्चर देख के ही फेमिलियर हो जाते थे। अच्छा ये है मतलब फ़ोटो बड़े, आज भी हम चौक चौराहे पे जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग देख के हम लोग मतलब छोटा बच्चा भी देख के समझ जाता है तो कि ये अच्छा चीज़ है। तो इस तरह से वो लोग जो है कैलेंडर भी जो है एक तरह से एक नया जरिया बन गया कोई भी नए प्रोडक्ट को बेचने का। लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स फिगर ऑफ इम्पोर्टेड पर्सनेज, मतलब जो भी उस टाइम के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका फ़ोटो लगा देते थे, एम्पायर का, नवाब का, राजा महाराजा का,
कि अपने एडवर्टाइजमेंट या कैलेंडर में। द मैसेज वेरी ऑफ्टन सीम टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। मतलब कि ऐसा था कि अगर आप इस आदमी को या ये पर्सन को आप रिस्पेक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट को भी रिस्पेक्ट कीजिए, इसे भी मानिए। When the product was being used by king or produced under royal command, its quality could not be questioned। मतलब कि अब आपको जो है ये इसके क्वालिटी पे कोई संदेह नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है भगवान या फिर जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, किसी राजा महाराजा, उनका फ़ोटो लगा हुआ है। और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर थे वो नेशनलिस्ट, देशभक्ति का मैसेज मतलब अपना एडवर्टाइजमेंट में देते थे विथ क्लियर एंड लाउड। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक मैसेज भी बन गया स्वदेशी आंदोलन का। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट था वो सबको ये मिला। इस तरह से हम ये चैप्टर को आज कंक्लूड करेंगे। इसमें बेसिकली हम देखे हैं कि कैसे कैसे इंडस्ट्री का चेंज हुआ, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए, किस तरह से लेबर पे इफ़ेक्ट पड़ा, मतलब उनके लाइफस्टाइल पे। और ठीक